9 साल बाद अचानक से विजय माल्या आकर एक 4 घंटे का पॉडकास्ट देते हैं। थंबनेल पर लिखा होता है बड़े बोल्ड लेटर्स में, I am not a chore. Yeah, but I'm probably the only chore who is being called chore after repaying 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर चोर ने चोरी करी है और पुलिस ने चोरी का सारा पैसा वापस ले लिया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चोर चोर नहीं है? ऐसे तो हर इकोनॉमिक ऑफेंडर अपनी संपत्ति जब्त होने के बाद कह सकता है कि भाई मेरे गुनाह तो माफ हो गए। नमस्कार दोस्तों, 28 फरवरी 2016 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बड़े अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से मिलते हैं। इनकी मुलाकात का मुद्दा था विजय माल्या। वही विजय माल्या जिन पर एलिजिडली लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस मीटिंग में दुष्यंत दवे एसबीआई से सीधे तौर पर कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या देश से भाग सकते हैं। वो सलाह देते हैं कि उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली जाना चाहिए। अगला दिन 29 फरवरी एसबीआई के अधिकारियों को सुबह दुष्यंत दवे से मिलना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जानी थी, लेकिन एसबीआई के अधिकारी दवे से मिलने नहीं आते। ये सिर्फ 5 दिन बाद 5 मार्च को ही होता है कि एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके थे। इस घटना के 9 साल बाद अब विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज शमानी के साथ। इसमें वो कहते हैं कि वो देश छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जेनीवा गए थे। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport and then I flew. 4 घंटे से ज्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे अलग अलग आरोपों को डिफेंड करते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ये बताने की कि उनकी कोई गलती नहीं थी यहाँ पर। So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? मेरी राय में दोस्तों, एक तरफ तो ये खबर बड़ी अच्छी है यूट्यूब कम्युनिटी के लिए कि इतने हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज अब यूट्यूबर्स को दिए जा रहे हैं इंडियन मीडिया को दिए जाने की जगह। इससे पता चलता है कि इंडियन मीडिया से हर किसी का भरोसा उठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक कंसर्न भी है यहाँ पर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये पॉडकास्ट अब सिर्फ एक जरिया बन गए हैं लोगों के पीआर के लिए। आज विजय माल्या राज शमानी के साथ पॉडकास्ट पर बैठे हैं, इससे पहले ललित मोदी बैठे थे। वहां दूसरी तरफ एएनआई की स्मिता प्रकाश पॉडकास्ट कर रही हैं बायजूस के सीईओ के साथ, एक और ऐसे आदमी जिन पर एलिगेशन है हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड का। ये सभी ऐसे लोग जिन पर आरोप लगे हैं हजारों करोड़ का फ्रॉड करने के। अपने आप से पूछकर देखिए, आखिर क्या कारण है कि ये लोग पॉडकास्ट पर जाना प्रेफर करते हैं एक्चुअल जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज देने की बजाय। खैर, विजय माल्या पर आए तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सही में एक विक्टिम है, किसी साजिश का शिकार है, या फिर उनके क्राइम्स को यहाँ व्हाइट वॉश किया जा रहा है। मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा और काफी टाइम से इस मुद्दे को फॉलो किया है। आइए न्यूज रिपोर्ट्स, फैक्ट्स और विजय माल्या के खुद के जवाबों के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक्चुअली में सच्चाई क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, ध्रुव राठी एकेडमी पर एक मेगा सेल चल रही है अगले कुछ दिनों के लिए। सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ। चाहे आप मास्टर टाइम मैनेजमेंट कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप सीखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म करना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है और अपना टाइम बेटर कैसे मैनेज करना है अपनी जिंदगी में। चाहे यूट्यूब ब्लूप्रिंट का कोर्स, जो एक 7.5 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, कैसे आप यूट्यूब को अपना करियर बना सकते हैं। या फिर हमारा बेस्ट सेलर मास्टर चैट जीपीटी कोर्स, जहां पर आप एआई चैटबॉट्स की मदद से अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। इस कोर्स में वैसे इस महीने बहुत ही बड़े और नए अपडेट्स भी आने वाले हैं और ये अपडेट्स फ्री में होंगे अगर आपने एक बार परचेस कर लिया है तो इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए SUMMER50 SUMMER50 फ्लैट 50% ऑफ। और इसके अलावा बिगिनर्स के लिए एक एआई मास्टर क्लास भी है, जिसको मैं इस महीने लाइव कर रहा हूं 29 जून को। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला आरोप विजय माल्या पर लगता है अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को सैलरी ना देने। ये मिड 2012 के अराउंड हुआ था जब एयरलाइन के एम्प्लॉयज को सैलरी मिलना बंद हो गई थी। 20 अक्टूबर 2012 से एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी थी और 31 दिसंबर 2012 को डीजीसीए ने फॉर्मली इस एयरलाइन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। So the crisis-ridden airline's license has now been suspended by the DGCA. जनवरी 2013 की इस खबर को देखिए। एम्प्लॉयज को ऑलरेडी 8 महीने हो गए थे काम करते हुए और 8 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली थी। अब अपने 2025 के इस पॉडकास्ट में माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते हैं।
I would ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. उन्होंने पूरी कोशिश करी थी सैलरीज पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर लिया था और उसकी वजह से वो सैलरीज कभी पे नहीं कर पाए। There was money lying in deposit with the Karnataka High Court. I specifically applied to court to pay the salaries of Kingfisher Airlines staff. The banks objected and the court refused the permission. एक्चुअली पूरे पॉडकास्ट में जब जब बात सैलरीज पे करने की उठती है, बार बार माल्या इसी कर्नाटका हाई कोर्ट वाले आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। The common person didn't know that upon objection by the same banks, Karnataka High Court declined to agree to drawing readily available cash to pay the salaries. लेकिन यहाँ दो चीजें हैं जिनको वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं करते। पहला, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक्चुअली में 2013 में किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ फंड्स को सीज किया था, जबकि एम्प्लॉयज को सैलरी मिलनी मिड 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना पे कर पाने का ब्लेम हाईकोर्ट पर डालना सही है क्या? दूसरा, 2013 में जब माल्या ने हाईकोर्ट के सामने पिटीशन डाली थी कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज की, तो उस पिटीशन में सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी, सिर्फ 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात की गई थी, पूरी पेंडिंग सैलरी नहीं। ये बात सच है कि हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर एक्सेप्ट भी कर लिया होता तो भी एम्प्लॉयज को सिर्फ 1 ही महीने की सैलरी मिलती, जबकि एक्चुअली में 8-8 महीने की सैलरी उनसे छीनी जा रही थी। टोटल में कंपनी के करीब 3000 एम्प्लॉयज की 300 करोड़ रुपए की सैलरी पे नहीं की गई है, आज तक पे नहीं की गई है। इनमें से कई एम्प्लॉयज की तो 25 से 50 लाख तक की सैलरी पेंडिंग है। उनसे पूछा जाता है कि बाकी कंपनीज भी तो थी उनकी जो सक्सेसफुल थी, उन कंपनीज से आने वाले पैसे का क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया इन एम्प्लॉयज की सैलरीज को पे करने के लिए? You know, here's what pissed people off, that in your private life you were enjoying. If your suggestion is that I should have laid low in some artificial way, forget the shareholders of all the other businesses, United Spirits, United Breweries, MCF. तो जवाब में विजय माल्या कहते हैं कि किंगफिशर उनकी इकलौती प्रायोरिटी नहीं थी लाइफ में। My only asset and liability in life was Kingfisher Airlines. I had nothing else. That's the way I should have behaved, right? So sadly, if one company fails, is it your suggestion that the whole group must fail? अब एक तरफ तो यहाँ पर एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं पे की जा रही थी और दूसरी तरफ विजय माल्या खुद से बड़ी बड़ी लग्जरियस लैविश पार्टीज थ्रो कर रहे थे। दिसंबर 2015 में अपने 60th बर्थडे पर माल्या ने गोवा में एक बहुत बड़ी पार्टी की जो 2 दिन तक चली। इसमें लगभग 200 गेस्ट आए, ताज होटल में रहे। स्पेनिश पॉप स्टार एनरिके इग्लेसियस और सोनू निगम जैसे लोगों को बुलाया गया, उन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस दी और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तो जाहिर सी बात है, एक अरबपति जो अपनी एक पार्टी पर 13 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, वो अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को 300 करोड़ क्यों नहीं पे कर सकता? एक्चुअली में जब पार्टीज को लेकर सवाल पूछा गया तो विजय माल्या को इसमें कुछ गलत नहीं लगा जो उन्होंने किया। And I paid for it myself. Kingfisher Airlines was in no position to pay. But okay, maybe it was a mistake. I should have probably come here to London and had my party and nobody would have known. मोटे मोटे तौर पर उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरी 2-3 और सक्सेसफुल कंपनीज है, एक कंपनी फेल हो गई तो क्या हुआ, इस कंपनी के एम्प्लॉयज को अगर सैलरी नहीं मिल रही तो कंपनी फेल है इसलिए नहीं मिल रही, लेकिन मैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मैं तो ये पार्टीज कर सकता हूं, मैं कितना भी पैसा खर्च करूं क्योंकि मेरी वो और कंपनीज। इस सिचुएशन पर तब के आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, जब आप पर बहुत सारा पैसा उधार है, तब अगर आप अपनी बर्थडे पार्टीज को इस तरीके से फ्लॉन्ट करोगे तो इससे जनता को यही लगेगा कि आपको कोई परवाह नहीं है। और सैलरी देना तो छोड़िए, किंगफिशर एयरलाइन एम्प्लॉयज की सैलरी से जो टैक्स काट रही थी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा भी नहीं किया जा रहा था, जबकि कानून के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर ये टैक्स जमा करना होता है। इसके कारण एम्प्लॉयज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मिलने लगे थे। और बताओ, विजय माल्या कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते हैं। I was proud of the care that I gave to my employees. Why would it be different for Kingfisher employees? पॉडकास्ट में माल्या ने दूसरा बड़ा दावा किया कि उन्होंने खुद एक भी पैसा उधार नहीं लिया, सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस ने पैसा उधार लिया था। First of all, and let me clarify here, when you keep saying you borrowed, it was Kingfisher Airlines, the running company that borrowed. I was a guarantor. Please, there's a big difference. अब ये दावा टेक्निकली तो सही है, लेकिन केवल आधा सच है। माल्या ने भले ही खुद लोन ना लिया हो, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस ने जो भी लोन लिया था
उसमें माल्या पर्सनल गारंटर थे और गारंटर लोन चुकाने के लिए लीगली बाइंडिंग होता है। ये चीज सिर्फ इंडियन कोर्ट्स ही नहीं बल्कि यूके के कोर्ट्स भी कह चुके हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस का लोन चुकाना माल्या की कानूनी जिम्मेदारी है। अपने आप को डिफेंड करते करते माल्या ये तक कह जाते हैं पॉडकास्ट में कि ये सारा मामला लोन ना चुकाने का था और उनके ऊपर कोई और क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। Have I stolen money from the banks? Have I done any money laundering? इसका जवाब है हाँ, अगर ईडी से पूछोगे तो। माल्या ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर कोई और आरोप नहीं लगा है पैसे की साइफनिंग करने का। There is no other criminal allegation against me. It's all about money. ये बात भी झूठ है। ईडी ने माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ईडी के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन में से 3,547 करोड़ रुपीस दूसरे कामों के लिए ट्रांसफर किए, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। अप्रैल 2008 से लेकर मार्च 2012 के बीच प्लेन्स की ज्यादा लीज दिखाकर 3,432 करोड़ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके अलावा एसबीआई और पीएनबी से मिले 45.42 करोड़ रुपयों से एक कॉर्पोरेट जेट की लीज चुकाई गई है, जिसे माल्या और उनके परिवार ने पर्सनल जेट की तरह इस्तेमाल किया। इस सवाल पर एक्चुअली में माल्या ने जवाब भी दिया था पॉडकास्ट में। The Kingfisher Airlines own asset. They said I misused it. I misused it for personal trips. Did you? I think if you see the line of private jets starting from Mr. Ambani's in Bombay airport and ask them who uses your jets, you'll get the answer. मतलब ये प्राइवेट जेट का मिसयूज करना डिनाई नहीं करते हैं, बस बात को डाइवर्ट कर देते हैं ये इनडायरेक्टली कहकर कि देखो अंबानी भी ये करते हैं। फ्यूल, एयरपोर्ट चार्जेस, होटल्स और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चुकाने के नाम पर यूके में 50.90 करोड़ रुपए माल्या ने फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया को डाइवर्ट किया। The king of good times, Vijay Mallya, bagged another plum deal as he bought a Formula 1 team. It's turning out to be a well thought out business strategy. ये मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है, चलती जाती है। 2008 में एसबीआई के लोन में से 15.9 करोड़ रुपए आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मल्टीपल अकाउंट से घुमा फिराकर डाइवर्ट किए, क्योंकि एसबीआई ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पॉडकास्ट में इस पर माल्या ने कहा कि ये पैसे एम्पायर्स की जर्सी पर लगने वाले किंगफिशर के एड्स की फी के तौर पर आरसीबी को दिए गए थे, लेकिन अगर ये एडवर्टाइजिंग फीस थी तो एसबीआई ने इसे ट्रांसफर करने से मना क्यों किया था। एक और आरोप माल्या पर लगा है कि उन्होंने अप्लाई करने से पहले ही आईडीबीआई के अधिकारियों को लोन पास करने के लिए तैयार कर लिया था। किंगफिशर एयरलाइंस की नेगेटिव नेटवर्थ और लो क्रेडिट रेटिंग के बाद भी बैंक के अधिकारियों ने इस लोन को बिना कोलैटरल मंजूरी दे दी। इस एयरलाइंस पर आईडीबीआई बैंक से लोन लेते वक्त ओवर वैल्यूएशन दिखाने का आरोप भी था। उन्होंने बैंक को कंसल्टेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन की एक रिपोर्ट दी, जिसमें एयरलाइन की ब्रांड वैल्यूएशन 3,406 करोड़ रुपीस बताई गई थी, लेकिन ये वैल्यूएशन फ्यूचर के रेवेन्यू प्रोजेक्शन के आधार पर थी और किंगफिशर एयरलाइंस ने ये बात आईडीबीआई बैंक को नहीं बताई थी। कॉर्पोरेट गारंटी देते वक्त भी ऐसा ही कुछ किया गया था। नवंबर 2008 में माल्या की यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कॉर्पोरेट गारंटर बनते समय अपनी वैल्यू 6,036 करोड़ रुपीस बताई, जबकि 31 मार्च तक कंपनी की नेटवर्थ सिर्फ 505 करोड़ रुपए ही थी। और सुनो, माल्या पर विदेश में प्रॉपर्टी को छिपाने के आरोप भी लगे हैं। ईडी की एक चार्जशीट के मुताबिक 2010 में जब किंगफिशर एयरलाइंस के लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया गया, तब विजय माल्या ने लोन्स के लिए पर्सनल गारंटी देते वक्त अपनी संपत्ति कम बताई। ईडी की माने तो उनके पास इस वक्त तक 3,164 करोड़ रुपीस की संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने बैंक्स को अपनी संपत्ति केवल 1,395 करोड़ रुपीस बताई। ईडी के मुताबिक माल्या की यूके, यूएस और बाकी देशों में बहुत प्रॉपर्टीज हैं, जिनके बारे में उन्होंने जानबूझकर बैंक्स को नहीं बताया। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइंस ने एलिजिडली एक और फ्रॉड किया था। 2012 से 2015 के बीच में उन्होंने पैसेंजर से तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सर्विस टैक्स लिया, लेकिन ये टैक्स डिपार्टमेंट को जमा ही नहीं किया गया। इतने सारे आरोपों के बाद भी ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि विजय माल्या पॉडकास्ट में कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। माल्या ने एक जगह पर यह भी कहा कि विलफुल डिफॉल्टर होना कोई क्राइम नहीं है। Willful defaulter is a person who can pay and who doesn't pay. That's a crime. विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जिसके पास पैसे होते हैं लेकिन फिर भी वो कर्ज नहीं चुकाता। अगर ये बैंक से चोरी नहीं है तो और क्या है? या सिर्फ बैंक की ब्रांच की दीवार तोड़कर अगर डकैती की जाए सिर्फ तभी उसे चोरी कहा जाएगा? अगला बड़ा दावा पॉडकास्ट में माल्या करते हैं कि बैंक्स का उनके ऊपर 6,203 करोड़ रुपीस का कर्ज था, 9,000 करोड़ रुपए का नहीं, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। और वो कहते हैं कि 2.5 गुना यानी 14,000 करोड़ रुपए रिकवर ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके लिए माल्या ने बेंगलुरु के द डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल के 2017 के एक ऑर्डर को दिखाया, जिसमें 6,203 करोड़ रुपीस का अमाउंट लिखा गया है। यहाँ माल्या इस अमाउंट को ऐसे करके दिखाते हैं जैसे कि ये 2017 के
तक का कुल कर्ज हो। Here is the recovery certificate of the Debt Recovery Tribunal. That is dated 2017, if you see the date of the document. Last signing, yeah, date of deliveries 26 July 17. Correct, okay? राज शमानी खुद भी इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं। एक्चुअली में इस डॉक्यूमेंट का लिंक उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है यूट्यूब वीडियो की, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप सब जाकर इस डॉक्यूमेंट को खुद ही देख सकते हैं। यहाँ 2017 तो लिखा गया है, लेकिन और देखिए क्या लिखा है। डिफेंडेंट्स नंबर 1 to 4 shall pay a sum of 6,203 crore rupees with further interest at the rate of 11.5% per annum with yearly rests from the date of the application, that is 25 जून 2013। यानी कि अमाउंट 6,000 करोड़ पर खत्म नहीं होता। इसमें लिखा गया है कि 2013 के बाद जितने भी साल बीते हैं उन पे 11.5% का इंटरेस्ट लगाओ इस 6,000 करोड़ रुपए के ऊपर। और यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से मीडिया में 9,000 करोड़ और 14,000 करोड़ रुपए के फिगर्स को। हालांकि एग्जैक्टली ये नंबर कैसे आया ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बैंक्स ने कोर्ट को स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इस चीज की क्लैरिफिकेशन एक्चुअली में बैंक्स को देने की जरूरत है। लेकिन मोस्ट लाइकली माल्या का ये क्लेम 6,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज है गलत है। पॉडकास्ट में माल्या ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने 2012 से लेकर 2015 के बीच 4 बार बैंक्स को सेटल करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। I made 4 settlement offers to the banks. Between 2012 to 2015? Yes. Which they refused to accept. अब इस चीज पर यकीन करना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2012 से लेकर 2015 तक हमारी टीम ने सारे न्यूज आर्टिकल छानने की कोशिश करी, लेकिन इसका एक भी सबूत नहीं मिला कि विजय माल्या ने इस टाइम पीरियड में कोई भी सेटलमेंट का ऑफर दिया हो। पॉडकास्ट में जब विजय माल्या से पूछा जाता है कि इसका सबूत क्या है कि आपने सेटलमेंट का ऑफर दिया था इस टाइम पीरियड में, तो वो कहते हैं कि इसका सबूत सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में है। But is there any proof do you have where you offered them settlement and they didn't accept? What better proof than the records of the Supreme Court of India? Public documents. तो यहाँ पर मैं विजय माल्या से कहूंगा, प्लीज इन सबूतों को, इन सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स को पब्लिक के सामने दिखाइए। इंटरव्यू में एक और पॉइंट पर माल्या कहते हैं कि उन्होंने 2016 के आसपास 4 सेटलमेंट ऑफर्स दिए थे। तो ये चीज सच है, लेकिन 2016 में जो उनका पहला ऑफर था वो सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का था, और ये ऑफर उन्होंने तभी दिया था जब वो देश छोड़कर चले गए थे और मीडिया ने उन्हें ऑलरेडी फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया था। यहाँ एक ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा है के गिरी प्रकाश जी ने, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने किताब लिखी थी द विजय माल्या स्टोरी। इस आर्टिकल में इन्होंने विजय माल्या के कई सारे और क्लेम्स को भी फैक्ट चेक किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर माल्या खुद से पर्सनली बैंकक्रप्ट नहीं हुए थे 2016 तक, तो वो सेटलमेंट का ऑफर क्यों दे रहे थे? पूरा पैसा वापस क्यों नहीं लौटा रहे थे? सिर्फ देश से भागने के बाद ही उन्होंने बिना शर्त के पूरा पैसा चुकाने का ऑफर दिया था। मई 2020 में कोविड पैंडेमिक के दौरान उन्होंने कहा कि वो बिना किसी शर्त के 100% लोन चुकाने को तैयार है। अब पूरा पॉडकास्ट कहीं ना कहीं इसी चीज को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं चोर नहीं हूं, विजय माल्या चोर नहीं है। माल्या कहते हैं कि अगर वो चोर हैं तो बैंक्स पैसा रिकवर करने में कैसे कामयाब रहे। You froze my assets in 2016. You can't freeze assets of a person on one hand and call him a chore on the other hand. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. अब ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर चोर ने चोरी करी है और पुलिस ने चोरी का सारा पैसा वापस ले लिया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि चोर चोर नहीं है? सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस चीज का बड़ा मजाक भी बनाया कि थंबनेल पर लिखा है आई एम नॉट अ चोर विजय माल्या के पॉडकास्ट में। ऐसे ही वोल्डेमॉर्ट के साथ पॉडकास्ट किया तो थंबनेल पर लिखा होगा आई नेवर वांटेड टू किल हैरी पॉटर। बात यहाँ ये नोट करने वाली है कि माल्या ने अपनी मर्जी से वो पैसे नहीं दिए हैं, उनसे पैसे जबरदस्ती रिकवर किए गए हैं। अगर बैंकों ने पैसा रिकवर कर लिया है या एसेट्स को फ्रीज कर लिया है, तो इससे फ्रॉड या क्राइम कम नहीं हो जाता। ऐसे तो हर इकोनॉमिक ऑफेंडर अपनी संपत्ति जब्त होने के बाद कह सकता है कि भाई मेरे गुनाह तो माफ हो गए हैं। पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग दावा माल्या करते हैं कि 2008 की इकोनॉमिक रिसेशन के बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी से मिलने जाते हैं। वो कहते हैं कि वो किंगफिशर को डाउनसाइज करना चाहते हैं और लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अभी कनेक्टिविटी और जॉब्स इंपॉर्टेंट है और आप डाउनसाइज मत करो, बैंक्स आपको सपोर्ट करेंगे। I went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India, and I said, Pranab da, আমার প্রবলেম আছে, Kingfisher Airlines के डाउनसाइज करते होबे। He said no, at this time connectivity is important. अब पहली बात तो ये चीज एक्चुअली में हुई भी थी या नहीं हुई थी ये हमें नहीं पता, क्योंकि प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि कोई बिजनेसमैन अपनी प्राइवेट कंपनी कैसे चला रहा है, इस पर सरकार सलाह दे सकती है, लेकिन सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती किसी बिजनेसमैन को। अगर विजय माल्या डाउनसाइज करना चाहते थे तो फाइनली ये डिसीजन उन्हीं के ऊपर था। ये क्या लॉजिक हुआ कि मतलब
मतलब अपने फेलियर्स का दोष सरकार पर डाल दो, सरकार की रेकमेंडेशन पर डाल दो। ऐसे अरबपति कॉर्पोरेट बिलियनियर्स में मैंने ये चीज बहुत बार देखी है कि जब भी वो सक्सेसफुल होते हैं तो हमेशा खुद को क्रेडिट देंगे कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, ये बिजनेस मैंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन जब भी उनके कोई बिजनेस का फेलियर होता है तो वो ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालते हैं कि देखो सरकार ने ये कहा, सरकार ने दखल अंदाजी कर दी। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फेलियर के बाद उनकी कंपनी को बेल आउट किया जाएगा सरकार के द्वारा टैक्स पेयर के पैसों। यानी सक्सेस मिले तो कैपिटलिज्म जिंदाबाद और फेलियर हो जाए तो सोशलिज्म जिंदाबाद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। विजय माल्या का कहना है कि मीडिया ने उन्हें विलन बनाया है। ये एक हद तक सही बात है। देश में ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जिन्होंने बैंकों के पैसे नहीं लौटाए और बाद में उन्होंने बहुत कम पैसों में सेटल कर लिया। लेकिन जिस तरह विजय माल्या लोगों की इमेजिनेशन पर छाए, जो उनकी पब्लिक लाइफ सबको देखने को मिली, उसका क्रेडिट भी मीडिया को ही जाता है। जब उनका राइज देखने को मिल रहा था, उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा गया, लाइमलाइट मिलती रही, तब सब बढ़िया था। लेकिन जब उनका डाउनफॉल हुआ, वो कहते हैं कि मीडिया ने उन्हें एक पोस्टर बॉय बना दिया। Who do you make a poster boy? Somebody who is insignificant, is it? लेकिन सवाल ये कि आखिर सिर्फ उन्हें ही ये पोस्टर बॉय क्यों बनाया गया, इसका जवाब माल्या के ही कामों में छिपा है। जब आपके कर्मचारी सैलरीज के लिए तरस रहे हो और आपके 60th बर्थडे पर करोड़ों का जश्न मनाया जा रहा, जब आप पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो और आप उसे चुकाने की बजाय देश छोड़कर भाग जाए, जब आपके एक एम्प्लॉय की पत्नी आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर ले और आप सालों बाद इसे मैरिटल डिस्प्यूट बताकर पल्ला झाड़ ले, तो आप खुद ब खुद फाइनेंशियल क्राइम्स और मॉरल बैंकरप्सी का चेहरा बन जाते हैं। One of your employees' wife committed a suicide. That was the culmination of a long-standing dispute, marital dispute. तो आपने देखा दोस्तों, विजय माल्या ने किन किन अलग अलग तरीकों से कोशिश करी अपने आप को डिफेंड करने की, लेकिन इनके एक भी क्लेम का मतलब ये नहीं कि विजय माल्या निर्दोष है। इस लेटेस्ट आर्टिकल को देखिए जो पॉडकास्ट के बाद निकला है। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से माल्या अभी भी 7,000 करोड़ रुपीस ओ करते हैं बैंक्स को। विजय माल्या को इन सारे आरोपों पर जवाब अभी भी देने बचते हैं। कायदे से इनके जवाब कोर्ट में दिए जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल विजय माल्या इतने ओपन हो गए हैं पॉडकास्ट करने को, तो मैं इन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपना अगला इंटरव्यू, अपना अगला पॉडकास्ट एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट के साथ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल रवीश कुमार या करण थापर या सुचेता दलाल। सुचेता दलाल के बारे में अगर आप नहीं जानते, ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज किया था 92 में। इनमें से किसी के साथ भी अपने इंटरव्यूज आप YouTube पर ही कर सकते हैं, टीवी चैनलों के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी है। यहाँ भूलना मत, ध्रुव राठी एकेडमी पर फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। कूपन कोड समर 50 किसी भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा। एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी अलग अलग लाइफ स्किल्स सीखने की। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ये वाला वीडियो भी जरूर देखिए जहां मैंने बात करी है अंबानी ब्रदर्स की कहानी पर। वहां भी कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में ज्यादा पब्लिक नहीं जानती। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।